उसी दौर में मुझे एक पत्रिका निकलती उद्भावना दिल्ली से, वो सीपीएम से जुड़ी हुई पत्रिका थी। उस पत्रिका के संपादक अजय कुमार ने मुझसे संपर्क किया कि मैं एक सिनेमा विशेषांक निकालना चाहता हूँ, आप सहयोग करें, आप अतिथि संपादक के रूप में सहयोग करें। अब मेरे लिए एक बड़ा अवसर था, और ये आपको आश्चर्य होगा कि उस समय मुझे सिनेमा के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिला था। मेरी कुछ समीक्षाएं पढ़ करके उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो कई सारे लोग उन पर दिल्ली में टूट पड़े कि आप इतने सारे लोग यहाँ सिनेमा पर लिख रहे हैं, आप पटना जाकर के संपादक को क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने सीधी सी बात कही कि जो हमको चाहिए, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा पर बात पटना से ही हो रही है, तो मैं पटना से ही लाऊंगा। और उस अंक के लिए मुझे लेख लिखवाने के लिए जिस तरीके से संपर्क करना पड़ा, जिस तरीके से लोगों से बार बार खुशामद करनी पड़ी, वो एक अपने आप में एक अध्याय है। सिनेमा पर लिखने के लिए कायदे से मुझे लगा कि सिनेमा किस तरीके से छोड़ी जा रही चीज़ है। सिनेमा को लोग मानते ही नहीं है कि इस पर बात कर सकते हैं। आज स्थितियाँ बदल गई हैं। उस उद्भावना के बाद फिर पहल ने भी अंक निकाला, फिर कई सारी पत्रिकाओं ने, अब तो लगभग तमाम पत्रिकाओं के सिनेमा पर केंद्रित अंक आ रहे हैं और गंभीर बातें भी हो रही हैं। और ख़ास बात यह है कि अब मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो कला सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा के बीच की जो दूरियां मिटी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बढ़ता साहित्यिक हस्तक्षेप को भी हम मान सकते हैं कि दर्शकों के बीच ये अब फिल्मकारों पर भी दबाव बढ़ा कि सिनेमा आपको अच्छा ही बनाना है। अब दर्शक उसे देख रहे हैं, दर्शक उस पर बात कर रहे हैं, आपके सिनेमा को लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि अमर अकबर एंथोनी पर आज बात हो रही है। जिस समय फिल्म रिलीज हुई थी उसमें कोई नहीं बोल रहा था कि वो कालजयी फिल्म है और वो कितनी महत्वपूर्ण फिल्म है। तो क्या आपको लगता है कि ये डिजिटल दुनिया जो हुई है या सोशल मीडिया जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, उसका असर पड़ा है, अब ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गया है? सोशल मीडिया का तो जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, एक तो है कि सिनेमा की उपलब्धता बढ़ गई है। सिनेमा अब हमारे पास सहज रूप में उपलब्ध है। बात करने के मंच बढ़ गए हैं। अब हम बात करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी जगह हैं जहां हम बात कर सकते हैं। पत्रिकाओं की बाध्यता नहीं रही है। अभी भी आप गौर करें तो प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में खास तौर पर कहें तो सिनेमा के लिए उस तरीके से स्पेस नहीं है। मैं पिछली बात ही दोहराना चाहूँगा कि जिस तरीके से स्पेस क्रिकेट से कम लोकप्रिय सिनेमा नहीं है, लेकिन यदि आप प्रिंट मीडिया देखें तो जितना स्पेस क्रिकेट को मिलता है, क्रिकेट को हर एक महीने किसी न किसी रूप में हेडलाइन मिलता है, सिनेमा को कहाँ मिल पाता है। सिनेमा पर इतनी बातचीत होती है या विवाद होते हैं, उसको कहीं कोने में कोई छपा जाता है। मुझे लगता है कि सिनेमा के साथ ये जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया जो एक अपने बौद्धिकता के आवरण में अभी भी है, उसे लगता है कि सिनेमा पर बात करने की चीज़ नहीं है। उसके लिए खबरें महत्वपूर्ण हैं, पॉलिटिशियंस महत्वपूर्ण हैं, खेल महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये भी लगता है कि सिनेमा तो खुद अपने आप में लोकप्रिय है, सिनेमा को हम क्यों लाएं। सिनेमा को उतना बड़ी मदद उसको चाहिए कि सिनेमा के लिए फ़ोटो छप जाए। और ये कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का अपने दर्शकों को कमतर समझने की भी एक जो ये दृष्टि है, कभी भी ये मुश्किल होती है। सत्यजीत रे की बात मैं भूलता नहीं हूँ, बार बार दोहराता हूँ, मेरे ख्याल से वो हजारों बार मैं दोहरा चुका हूँ। उनसे किसी ने पूछा था सिनेमा आप किसके लिए बनाते हैं, उन्होंने कहा था मैं सिनेमा अपने लिए बनाता हूँ। और सही बात ये है कि जब तक किसी चीज़ से हम अपने सौंदर्य बोध के अनुकूल उसको नहीं बनाएंगे, वो चीज़ बेहतर बन ही नहीं सकती है। तो प्रिंट मीडिया के साथ मुश्किल यही है, संपादक पढ़े लिखे आते हैं, समझदार आते हैं, उसे लगता है कि अखबार तो मुझे निकालना है तो रिक्शे वाले के लिए भी निकालना है। सीधी बातचीत में बड़े संपादक ने स्वीकार किया कि विनोद जी, हमारे तो मिडिल क्लास भी पाठक नहीं, हमारे तो लोअर मिडिल क्लास के पाठक हैं, हमें तो उनकी रुचि का ध्यान रखना होगा। तो ये जैसे ही होता है तो चीज़ें बेहतर आप देने से बचने लगते हैं।
बेहतर चीज दे तो उसकी ज़रूरत आपकी खत्म हो जाती है। आपको लगता है कि उनको तो सिर्फ 4 फोटो साट देंगे तो सिनेमा पर विमर्श हमारा खत्म हो जाएगा। खेल पर उनको पता है कि खेल के जो पाठक हैं वो पढ़ना चाहते हैं, उनको खेल उन्होंने देख लिया, अब उनको पढ़ाएंगे नहीं तो वो पढ़ेंगे नहीं। सिनेमा के बारे में उनको पता है कि सिनेमा दर्शकों ने देख लिया तो मान लेते हैं कि उनका काम खत्म हो गया। तो दर्शकों को अपनी रुचि जाहिर करनी पड़ेगी, अखबार पर दबाव बनाना पड़ेगा कि भैया हम सिनेमा पर पढ़ना भी चाहते हैं, तब वो हिलेंगे। वो तो स्वाभाविक है, आप भी अखबार में रहे हैं, अखबारों के बारे में जानते रहे कि पाठकों के दबाव पर वो चलता है। यदि पाठकों की डिमांड जाएगी तो वो देना शुरू कर। लेकिन अभी पाठकों को भी लगता है कि हमने सिनेमा देख लिया। सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव और निगेटिव पक्ष जो बात करते हैं हम लोग, तो वो लगता है कि हमने फेसबुक पर बातचीत कर ली तो मेरा काम खत्म हो गया, अब सिनेमा पर क्या पढ़ना। तो ये प्रिंट मीडिया का कहीं ना कहीं सिनेमा से कतराने का जो एक कारण है सो ये है, उसे लगता है कि ये पाठकों को इसकी ज़रूरत नहीं है या पाठक इसमें रुचि नहीं लेंगे। अच्छा, फिल्म पत्रकारिता से ही जुड़ा फिल्म लेखन भी है, मतलब किताबों का प्रकाशन, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि हिंदी में फिल्मों पर जो किताबें लिखी जा रही हैं या लिखी गई हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाई हैं फिल्मों को समझदारी बढ़ाने में? देखिए, यदि हिंदी में सिनेमा की किताबों की बात करें तो काफ़ी कम किताबें हैं जिसको हम मौलिक कह सकते हैं। अधिकांश किताबें जो है वो बातचीत के आधार पर है, इंटरव्यूज के आधार पर है, और वो किसी न किसी रूप में बायोग्राफी है। सिनेमा पर जो मूल सिनेमा पर बात करने वाली किताब, सिनेमा की परतें खोलने वाली किताब, या फिर व्यक्ति पर ही केंद्रित किताब हो, तो उस व्यक्ति के तमाम पहलुओं, जैसे कुछ दिन पहले मैं अमरीश पुरी की आत्मकथा पढ़ रहा था, मुझे लग रहा है आज की तारीख में भी कि उससे बेहतर आत्मकथा हिंदी सिनेमा में नहीं लिखी गई है। आप उसे सीख सकते हैं, उन्होंने अभिनय की बारीकियां सिखाई हैं उस आत्मकथा में। इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं जिस पर कि कुछ गंभीरता से काम हुआ, उसका अभाव हिंदी में है। हिंदी में अधिकांश जो बड़े नाम हैं, बड़ी किताबें हैं, वो सारे के सारे अंग्रेजी से अनुवाद किए गए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। अनुवाद भी आप अनुवाद के लिए वो किताब नहीं पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं याद दिला दूं कि अमरीश पुरी वाली किताब भी अनुवाद ही है। तो ये जो मूल हिंदी में सोच करके हिंदी पाठकों के लिए हिंदी सिनेमा पर जो किताब लिखने की बात करें, उसका कहीं ना कहीं पर यही कारण है कि आप लगातार आप देख लीजिए फिल्म पुरस्कारों की लिस्ट, नेशनल अवार्ड की लिस्ट, उसमें हिंदी किताबें आ ही नहीं पाती हैं। हिंदी अधिकतर जो किताबें होती हैं वो किसी न किसी रूप में संग्रह होती हैं, चाहे समीक्षाओं का संग्रह हो या कुछ लेखों का संग्रह हो। एक प्लान करके किताबें जो लिखी जाए, उसका एक बड़ा कारण यहाँ के प्रकाशकों का भी बचना है। प्रकाशक को भी आसानी होती है, वो अंग्रेजी से किताब लेते हैं। एक बार एक प्रकाशक से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में मैं उस पर चाहता हूँ उसकी बायोग्राफी लिखना। उसने कहा लिखिए। मैंने कहा उसके लिए कुछ खर्च होंगे, उसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, आप मदद कीजिए। बोले ऐसा थोड़ी होता है, आप किताब बना करके दीजिए, मैं छाप दूंगा। तो इतने कैजुअल हिंदी के प्रकाशक हैं, उनको लगता ही नहीं है कि अंग्रेजी की किताबों के लिए जो एक तैयारी होती है, आप किसी को इंटरव्यू करने जाते हैं, उसके पीछे साल भर का समय लगाते हैं, उस पर आप काम करते हैं, उसके रिसर्च में जाते हैं। हिंदी प्रकाशकों के लिए उसका कोई मतलब नहीं। उनको एक रेडीमेड किताब आप दे दीजिए, आप चाहे गूगल से उठा करके दे दीजिए या कहीं से उठा के दे दीजिए, वो छाप देंगे। तो अब पाठक, कोई भी लेखक अपनी जेब से अपना समय, अपना संसाधन लगा करके किताब कैसे तैयार कर सकता है? तो हिंदी में जो अब यतेंद्र मिश्र जैसे समर्थ लेखक हैं, वो कर सकते हैं। उन्होंने किया, लता मंगेशकर पर बहुत अच्छी किताब है उनकी, बहुत आत्मीय उन्होंने किताब लिखी है, एक तरफा कह सकते हैं, लेकिन बहुत आत्मीय किताब लिखी है उन्होंने। लेकिन उस तरह के काम के लिए जो संसाधन चाहिए, जो समय चाहिए, जो इत्मीनान चाहिए, वो जो प्रकाशक उपलब्ध करा सकता है। क्योंकि लाभ तो किताब से प्रकाशक का होना है, आर्थिक लाभ। वो दृष्टि हिंदी प्रकाशकों के पास नहीं है, जिससे कि हिंदी में मौलिक किताबों का अभी तक
मैं उस तरीके से नहीं देख पा रहा हूँ। आप कुछ इस दिशा में कर रहे हैं? नहीं, मेरी एक योजना है, योजना पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना बहुत कुछ महत्वपूर्ण लिखा जो कि किताबों में आ सके। इसीलिए मैं बहुत हरिशंकर प्रसाद बोलते थे ना कि लेखन तो फौरी ही होता है, तो मैं मानता हूँ कि मेरा लेखन भी फौरी लेखन है। आज पढ़ेंगे, पाठक, हो गया हमारा काम। तो किताबों में सहेजा जाए ऐसा कुछ लिखेंगे, ऐसी कुछ योजना बना करके काम करेंगे तो ज़रूर ऐसी कुछ योजनाएं हैं। अच्छा, फिल्म पत्रकारिता में आ रहे लेखकों या पत्रकारों और फिल्म लेखन से जुड़ रहे नई प्रतिभाओं के बारे में क्या कहेंगे या उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश जैसी बात तो बड़ी हो जाती है, लेकिन जो मैं कहना चाहूँगा वो यही कि सबसे पहली बात तो कि सिनेमा देखें, और सिनेमा घर में देखें। मैं फिल्म एप्रिसिएशन के क्लास में जाता हूँ तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है कि पहली फिल्म आपने सबसे आखिरी फिल्म सिनेमा हॉल में आपने कौन सी देखी? और आपको आश्चर्य होगा, अधिकांश विद्यार्थी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हाथ नहीं उठा पाते हैं। सिनेमा हॉल जाने की परंपरा खत्म हो गई। तो ये मुझे याद है कि आधी समीक्षा तो मुझे सिनेमा हॉल में मिल जाती थी। अब सिनेमा हॉल में जो दर्शकों के रिएक्शंस होते हैं वो जब तक आपको नहीं मिलेगा आप फिल्म को रिव्यू कर ही नहीं सकते हैं। और सिनेमा हॉल में जो एकाग्रता होती है, सिनेमा हॉल में जिस तरीके से आप तैयार होकर के जाते हैं, जिस अंधेरे में बैठते हैं, और जो सिनेमा आपके अंदर जज्ब होता है वो दूसरे किसी माध्यम में नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला तो मेरा यही होगा कि सिनेमा देखें, और दूसरा ये होगा कि सिनेमा पर पढ़ें, सिनेमा के बारे में जानें। जितना आप तकनीक को जानेंगे उतना बेहतर समीक्षा कर पाएंगे। सिर्फ अभिनय अच्छा और संगीत बुरा ये कह देना भर कभी भी फिल्म समीक्षा नहीं हो सकती। फिल्म समीक्षा के लिए आपको समग्रता में फिल्म देखनी पड़ेगी, समग्रता में फिल्मों पर बात करनी पड़ेगी। और तीसरी बात ये कि अपने सामाजिक सरोकार आपका महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपको समाज को जानना चाहिए, संस्कृति को जानना चाहिए, तब आप किसी सिनेमा को समझ सकते हैं। इससे परे सिनेमा कुछ नहीं है। चलिए, शुक्रिया विनोद अनुपम जी, और हमारी बातचीत लगभग समाप्त हो गई है। और सिनेमा हॉल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।